इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर खुशबू मिश्रा वेबिनार लेक्चर सीरीज ऑन मेंटल हेल्थ, अ सेल्फ हेल्प, सीक हेल्प एंड एक्सटेंड हेल्प अप्रोच के वेबिनार 7.0 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह देखा गया है कि किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ में हम तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने चले जाते हैं, पर तनाव, अवसाद, क्रोध, निराशा को हम एक टेम्परेरी दशा के रूप में लेते हैं तथा ये मानते हैं कि इनसे उत्पन्न परेशानियों में किसी भी तरह के उपचार लेने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, समाज भी मनोरोगियों को हेय दृष्टि से देखता है तथा ऐसे लोगों को धीरे धीरे सामान्य लोगों से दूर करने लगता है। इन्हीं सब टैबूज को दूर करने के लिए आज का वेबिनार सेशन प्लान किया गया है। इस वेबिनार के जरिए हम आशा करते हैं कि लोगों में तथा समाज में मनोचिकित्सा तथा परामर्श के प्रति एक सकारात्मक सोच पैदा की जा सके। आज हमारे बीच मिस निधि सिंह मैम इसी विषय पर अपना वक्तव्य देने जा रही है। मिस निधि का पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है। उसके पश्चात इन्होंने एमफिल का अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज दिल्ली से प्राप्त किया है। ये एक सर्टिफाइड और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बैंगलोर से पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी ट्रेनिंग प्राप्त की है। इस समय मिस निधि पीजी सेंटर ऑफ साइकोलॉजी मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। इसके पूर्व इन्होंने कुछ समय के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी तथा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्य किया है। इसी के साथ साथ इन्होंने आईटीएस डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और पीजीआई रोहतक में एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कार्य किया है। इतने बृहत और एक्सपीरियंस्ड मिस निधि की प्रतिभा और ज्ञान से हमें जरूर लाभ मिलेगा, ऐसे हम सभी कामना करते हैं और इस वेबिनार में की सीरीज में इनका अभिवादन करते हैं। अब मैं इस वेबिनार के कन्वीनर प्रोफेसर रस्तोगी सर से अनुरोध करती हूँ कि वे मिस सिंह के स्वागत में 2 शब्द कहें। ओवर टू रस्तोगी सर। इस वेबिनार में मैं डॉक्टर निधि का महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज उनके व्याख्यान का जो विषय है कि मदद प्राप्त करना कैसे प्राप्त की जाए, उसमें कुछ कठिनाइयां आती हैं और जब हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में चुनौतियां आती जाती रहती हैं, लेकिन कभी कभी चुनौतियों से, जैसे अभी हम लोग भयंकर महामारी कोविड-19 से लड़ रहे हैं, तो हम लोगों के सामने चुनौतियां हैं। इस चुनौतियों के मुकाबला करने के लिए हमें डॉक्टर्स की मदद लेनी पड़ती है, पुलिस की मदद लेनी पड़ती है और समाज में व्यक्तियों से, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे मदद लेनी पड़ती है। तो इस मदद को प्राप्त करने में कभी हम लोग डरते हैं कि अगर हम मदद मांगेंगे तो लोग मेरा क्या कहेंगे, और कभी मदद प्राप्त करने के लिए हम दूसरों के पास स्वयं चले जाते हैं। आज इसी विषय पर हम लोग डॉक्टर निधि को सुनने के लिए यहाँ आए हैं और आशा करते हैं कि डॉक्टर निधि के व्याख्यान से हमारे छात्रों को बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। पुनः महाविद्यालय परिवार एवं मनोविज्ञान विभाग की ओर से निधि जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके इस व्याख्यान के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। ओवर टू खुशबू। Over to Nidhi ma'am. Thank you so much, Professor Rastogi and Dr. Khushbu,
for inviting me to this. Thank you. Thank you, sir. It's an overwhelming experience for me. मेरे लिए बहुत ही overwhelming experience है कि mental health के बारे में हम सभी लोग बात कर रहे हैं और अलग-अलग जगहों से बात कर रहे हैं और अलग-अलग अप्रोच के साथ बात कर रहे हैं। खुशबू और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है कि गया जो खुद ज्ञान की भूमि है, वहां से उन्होंने एक पूरे बिहार में एक वाइब्रेशन, एक रिपल क्रिएट किया है। I hope it shall reach to everywhere in Bihar and also all around the India, I guess. और खुशबू मेरी जूनियर जरूर है लेकिन बहुत ही टैलेंटेड है और मुझे पता है कि जहाँ भी कहते हैं ना, जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई कैन सी 82 पीपल ज्वाइनिंग दिस सेशन और इतना वार्म रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। और आज का सेशन में बिना मतलब ये थोड़ा एकेडमिक सेशन की तरह नहीं रखेंगे और इसमें टेक्निकल बात नहीं करेंगे, हम लोग बहुत कम बातें करेंगे। वो बिल्कुल ऐसी बातें होंगी जिससे हम सभी आम बोलचाल की भाषा में भी करते हैं, एक दूसरे के साथ करते हैं, जो खुद महसूस करते हैं और जैसा हमारे आसपास के लोग भी महसूस करते हैं। क्योंकि ये बड़ी चुनौती है मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी कि किस तरीके से साइकोलॉजी को आम लोगों के बीच लेके जाया जाए, किस तरीके से ये एकेडमिशियन, जैसे बहुत बार हम लोगों को क्रिटिसाइज भी इस बात के लिए किया जाता है कि हम लोग बहुत भारी भरकम तरीके से करके सोसाइटी के साथ इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं पूरी तरीके से। तो बहुत सामान्य सी बातें जो कि हमें आपको सभी को जाननी चाहिए, एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए। सभी लोगों को इसमें से कोई ऐसी बात शायद ही होगी जो आप लोगों को पता नहीं होगी। जस्ट मैं थोड़ा सा उसको, उसकी जो धूल पड़ी हुई है, कई बार होती है ना कि हम अपनी ही चीजों को भूल जाते हैं, बस मैं उसको याद दिलाने की कोशिश करूंगी। और बहुत स्पेसिफिक बातों के लिए तो हालांकि इस तरीके का तो वो ध्यान से सुने और जरूरी ये है कि हम कम चीजें जाने, सही जाने, लेकिन उसका फायदा हम लोगों तक पहुंचाएं, ये बहुत जरूरी है। तो कुछ इसी तरीके की मोटी मोटी बातें जो है वो हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में। सबसे पहले तो थोड़ा ये समझेंगे कि हेल्प सीकिंग, जैसा कि ये जो वेबिनार सीरीज, लेक्चर सीरीज है, उसमें काफी सारी बातें हो चुकी हैं और सेल्फ हेल्प कैसे करें, अपनी मदद कैसे करें, मदद कैसे पहुंचाएं, कितने तरीके के अप्रोचेस होते हैं और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ हेल्प के बारे में बात हो चुकी है। तो आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मदद, आखिर मदद तक हम लोग क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल हमें जानना चाहिए, एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेंबर, एज अ टीचर हमें जानना चाहिए, एज अ पेरेंट हमें जानना चाहिए, ताकि हम अपने आसपास की चीजों को, आसपास के लोगों को उस नजरिए से देख सकें कि जहाँ पे हम दूसरों की समस्याओं को हम समझ पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी या इन सारी बातों को जानने के बाद हमारी आंखें बदल जाएंगी, हम कुछ नई चीजें देखने लगेंगे, आंखें वही रहेंगी। बस ये जो जितनी अवेयरनेस है या जितने एजुकेटिव प्रोग्राम्स होते हैं, वो जस्ट हमारा जो नजरिया है, हमारे आंखों के सामने के जो फिल्टर पड़े रहते हैं, उसको बदलने में हमारी ये मदद करता है। तो आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और जब तक कि व्याख्यानों में थोड़े से डेटा की बात ना कही जाए तो लोगों को लगता है कि बहुत ही ले पर्सन वाली बात हो रही है। तो कुछ मोटे मोटे आंकड़े जो कि मैं अपनी याददाश्त से बता रही हूँ, प्लीज उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि उसमें से बहुत सारी चीजें जो है थोड़ा हमारी पढ़ाई और अभी की बातचीत में गैप भी होता है और वो सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इन्होंने बोल दिया तो ब्रह्म वाक्य हो गया, उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, जरूर होगा। और ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरे इंसान को एक्सेप्ट करें, उनकी गलतियों के साथ, उनकी खामियों के साथ भी। ये सिखाने के लिए भी मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बताऊंगी आपको। तो अगर हम मुख्य तौर पे देखें कि मानसिक जो समस्याएं हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, वो पूरी दुनिया में जो है वो डिसेबिलिटी, जिसको कि हम लोग आमतौर पे कंसेप्चुलाइज करते हैं, समझते हैं, निःशक्तता, या जहाँ पे हमारी कैपेसिटीज जो है या एक्टिविटीज में रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। जैसे कि अगर हमारे हाथ टूट गए हैं तो हम अपने उस जो हाथ टूटी हुई है उस हाथ से काम नहीं कर सकते। उसी तरीके से जो एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन है बहुत सारी जो है मानसिक समस्याओं में भी हो जाती है। और आमतौर पे हम लोग जब भी डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ आंख, नाक, कान, पैरों वाली चीज है और इसका संबंध तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ, हमारे मन के साथ तो है ही नहीं। तो अगर आंकड़ों की हम लोग बात करें
तो वर्ल्ड के लीडिंग कॉजेज में जो अगर हम रोड एक्सीडेंट को छोड़ दें तो सेकंड नंबर पे जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कह रही हूँ। और मानसिक स्वास्थ्य के जो आंकड़े हैं उनमें एक बात और भी है, वो ये कि ये आंकड़े अंडर रिपोर्टेड हैं, बहुत कम जो है वो रिपोर्ट हो पाता है। और इस कम जो अंडर रिपोर्टिंग है उसका रीजन जो सबसे बड़ा है वो यही है कि हेल्प सीकिंग में हम लोग जो है वो लेट करते हैं या कहीं ना कहीं हम देर हो जाते हैं। और इनमें से स्टूडेंट्स के साथ ये बात करनी इसलिए जरूरी है, आप सोचेंगे कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं और हम स्टूडेंट को खुशबू मैम ने क्यों रोक लिया है यहाँ पे सुनने के लिए। तो वो इसलिए है क्योंकि अधिकतर जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो 24 साल के पहले हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ही लोग की उम्र की बात हो रही है कि उसमें से जो है 3/4 आप समझ सकते हैं 3/4 जो इश्यूज हैं उसके पहले हो जाती हैं। और अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें, सर कहेंगे कि मैं तो इसमें इंक्लूडेड नहीं हूँ, तो आम जनता की अगर हम लोग बात करें सर, तो हम लोग ये देखते हैं कि कम से कम 10% लोग ऐसे हैं जनरल पॉपुलेशन में, जिसमें कि मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सभी हैं जितने लोग इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं, उसमें से 10% लोगों को डायग्नोसेबल यानी कि ऐसी समस्याएं जो कि किसी बीमारी की कैटेगरी में आती हैं, किसी मानसिक बीमारी की कैटेगरी में आती हैं, उसमें से जो है वो 10% इश्यूज हैं। यानी कि अगर 100 लोगों की बात हो रही है तो उसमें से हर 10 इंसान। तो अगर हम लोग देखें तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है अगर ग्लोबली बात करें, अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें या नेशनल लेवल की बात करें तो। और अगर हम फैमिली के लेवल पे बात करें तो हर 4 में से 1 फैमिली कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित होती है। पूरी फैमिली नहीं, हो सकता है कि फैमिली का कुछ हिस्सा, कोई एक पर्सन कहीं ना कहीं से जो है हम लोग उससे रिलेटेड हैं, वो सारे लोग जो है इससे अफेक्टेड होते हैं। और जितने लोग अफेक्टेड हैं उसमें से सिर्फ 1/3 लोग, यानी कि अगर 100% की बात करें तो उसमें से 33% लोग जो है वही ट्रीटमेंट तक पहुंच पाते हैं और अपनी समस्या के समाधान तक पहुंच पाते हैं। तो ये जो गैप है और ये बीमारी शुरू होने, समस्या शुरू होने से लेकर के और मदद पाने तक के बीच जो है बहुत लंबी दूरी है, ये लॉन्ग डिले है। और लॉन्ग डिले की वजह से जो है आप देखेंगे कि हम अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण वर्ष हैं, महत्वपूर्ण जो समय है वो बिता देते हैं, गंवा देते हैं। हमारी सफरिंग बढ़ती है, हम जो कर्म झेल रहे होते हैं उसमें बढ़ोतरी होती है, डिजीज का जो बर्डन है वो बढ़ता है। और एक तरीके से देखें तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट, यानी कि जो चीज शुरू में 10 रुपए में शायद ठीक हो सकती थी, 50 रुपए में ठीक हो सकती थी, उसके लिए हम लाखों खर्च कर बैठते हैं। ये भी चीजें जो है वो देखने को पाई जाती हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि एक एनालिसिस करूँ मैं और एक एक चीज को बताऊं और आपको डराऊं इस कोविड-19 के समय में, जब ऑलरेडी सब लोग डरे हुए हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं जिसकी वजह से और भी ज्यादा जरूरी बन पड़ता है कि हम समझें कि हेल्प सीकिंग जो है उसका पूरा प्रोसेस क्या है, कहाँ पे रुकावटें जो है वो आती हैं। तो अगर अब हम हेल्प सीकिंग की बात करें तो यहाँ पे हेल्प सीकिंग हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के सिलसिले में करेंगे। ये वैसी हेल्प नहीं है कि हमारे पास पैसे कम पड़ गए और हम किसी के पास मांगने जा रहे हैं, उसकी बात नहीं होगी। हाँ, हेल्प सीकिंग में हर तरीके के हेल्प सीकिंग में कुछ जो है वो सिमिलैरिटीज होंगी, कुछ फैक्टर्स जो है वो एक जैसे होंगे। कि जैसे बचपन में अगर मैं अपनी मम्मी से मदद नहीं मांगती हूँ तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगा कि बड़े होने के बाद मैं अपनी टीचर से भी नहीं मांगूंगी, मैं अपने बॉस से भी नहीं मांगूंगी, मैं अपने हस्बैंड स्पाउस से भी नहीं मांगूंगी, या जिस टीम में मैं काम कर रही हूँ वहां पे भी मदद मांगने में मैं हिचकिचाऊंगी। इसका संबंध बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कोर साइकोलॉजिकल हेल्थ की, ये थोड़ा सा उससे जो है बेहतर लेवल की हम लोग जो है, बड़े लेवल की, ग्रेटर लेवल की थोड़ी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हेल्प सीकिंग जो है, मदद लेना जो है, हमारे कोपिंग मैकेनिज्म का, एक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म का हिस्सा है। कि जहाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि लुक आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक समस्या है और मुझे इसको कोप करना है, इसको डील करना है, ये उसका हिस्सा है। और ये हम तब करते हैं जब हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं हमें लगता है कि वो खत्म हो चुके हैं या वो सफिशिएंट नहीं है और अब हमें जरूरत है कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लें, सपोर्ट लें या किसी भी तरीके की मदद लें और अपनी निधि दी, समस्याओं को। आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं थोड़ा तेज बोले और जो स्पीड है वो ज्यादा तेज हो जा रहा है। हाँ, वो माइक स्पीड तेज हो जा रही है। हाँ, अब एकदम ऑडिबल ओके है, अब एकदम ऑडिबल है। ओके, ये टेक्नोलॉजिकल इशू है हाँ और हाँ स्पीड तो मेरी अपनी समस्या है। हाँ, एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ और भी चीजें चल रही हैं तो खुशबू नोज इट। तो या मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगी क्योंकि शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं शेयर करूंगी अंत में। थोड़ा सा समय कम है हमारे पास और मैं चाह रही हूँ कि बहुत सारी बातें बता दूं। तो अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ अपनी ये ऑनलाइन पोर्टल्स पे थोड़ी मुझे भी दिक्कत आ रही है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर गिविंग मी फीडबैक।
ओके। तो अगर हम लोग देखें कि हम अपनी समस्याओं को एक्सटर्नल सोर्सेस की मदद से किस तरीके से दूर करते हैं और ट्रीटमेंट या मदद लेते हैं और अपनी समस्याओं को हम सुलझाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं कि ये हेल्प सीकिंग बिहेवियर है। अब ये कितनी तरीके का हो सकता है, अगर हम लोग उसकी बात करें कि क्या है कि आप बहुत दुखी हैं, आपका तुरंत ब्रेकअप हुआ है या तुरंत आपने एग्जाम फेल किया है, ईश्वर ना करे, और आप दुखी हैं बहुत ज्यादा, तो आपको हमेशा कोई दोस्त चाहिए होता है या किसी से आप साझा करते हैं अपनी चीजें और अपना मन हल्का करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इमोशनल हेल्प सीकिंग। इन्फॉर्मेशनल, कि कोई चीज आपको मिल नहीं रही है, जैसे आपको एग्जाम देना है, कोई पेपर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, जैसे स्टेटिस्टिक्स का पेपर की बात करूं मैं, साइकोलॉजी के अधिकतर स्टूडेंट्स इसकी बात करते हैं। तो अगर किसी सीनियर से आपको मदद मिल जा रही है कि इस किताब में पढ़ लो, या ये नोट्स है, या फिर आओ मैं तुम्हें ये सिखा देता हूँ, या इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है और उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल वो आपको मिल जा रही है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और एक जो तीसरा इसका हिस्सा है, जो किसी भी सपोर्ट को एक्चुअली हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो वो है इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट यानी टैंजिबल सपोर्ट, कि आपको एग्जैक्टली जो चाहिए था वो चीजें आपको मिल गई, जैसे आपको भूख लगी और आपकी मम्मी ने आपको खाना बनाया और फटाफट प्लेट में आपको परोस दिया, तो ये जो है वो इंस्ट्रूमेंटल हेल्प हो गया। तो जब हम हेल्प की बात करते हैं, हेल्प सीकिंग, तो उसमें तीनों तरीके की चीजें आ सकती हैं, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं इमोशनल हेल्प प्रोवाइड हो रही है, इंफॉर्मेशनल, इंस्ट्रूमेंटल हेल्प जो है इन सभी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर मुख्य रूप से हम लोग टाइप की बात करें कि क्या सारी हेल्प सीकिंग अच्छी होती है, अधिकतर स्टूडेंट्स पूछते हैं, अधिकतर ये क्वेरीज आती है, तो मोटे तौर पे हम लोग बांट सकते हैं कि नहीं, कुछ हेल्प सीकिंग जो है उसको हम लोग अडेप्टिव हेल्प सीकिंग कह सकते हैं, और कुछ हेल्प सीकिंग को, कुछ मदद लेने को हम लोग नॉन अडेप्टिव या फिर डिपेंडेंसी जो है फिनोमिनन के नाम से भी जान सकते हैं। कि बहुत बार क्या होता है, और ये साइकोथेरेपी और किसी भी काउंसलिंग सेशन में ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने क्लाइंट को या जिसकी भी हम हेल्प जिसको दे रहे हैं उसको एडेप्टेशन में मदद मिले, ना कि डिपेंडेंसी क्रिएट हो कि वो मानसिक या भावनात्मक रूप से हमारे ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो जाए। अगर आप कहेंगे उदाहरण के तौर पे डिपेंडेंसी वाली फिनोमिनन कहाँ होती है, तो वो हम सभी अक्सर जो अपने लव रिलेशनशिप्स में या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ, इन सारी चीजों को अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं कि व्हेन दे आर नॉट नियर अस, हमारे आसपास नहीं है, तो हम वी फील एट लॉस, लगता है कि अब तो मैं नहीं कर सकती, मुझसे तो हो ही नहीं सकता, इस तरीके की चीजें आप महसूस करते हैं, जो कि फॉर्मल हेल्प सीकिंग या अडैप्टिव हेल्प सीकिंग जिसको हम कहते हैं, उससे बिल्कुल अलग होती है। तो अब एक बार फिर से अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो ये हेल्प सीकिंग इतनी बात हो रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि किसी खास को जरूरत है, बल्कि हम सभी को जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हमें जरूरत पड़े, आज नहीं सही, हो सकता है कल पड़े, हो सकता है हमें ना पड़े बट हमारे फैमिली मेंबर्स को पड़े, हमारे स्टूडेंट्स को पड़े, हमारे बच्चों को पड़े, हमारे लव्ड वंस को पड़े, उनको भी जरूरत हो सकती है। तो वैसे भी अगर हम लोग कोर मेंटल हेल्थ की बात करें, तो वहां पे हम लोग क्यूरेटिव यानी कि जिसको समस्या हो गई है उसको कैसे ठीक करें, जिस प्रिवेंटिव यानी कि जिसको होने की गुंजाइश है, होने के चांसेस ज्यादा है। वॉइस क्लियर है खुशबू? क्लियर है। ओके फाइन। तो जिसको होने की गुंजाइश है उसको ना हो प्रॉब्लम, और प्रमोटिव एस्पेक्ट जहां पे हम लोग अपने पर्सनालिटी के विकास, डेवलपमेंट और संवर्धन और ग्रोथ की, फ्लरिशिंग की बात करते हैं, वहां पे हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम अपनी पूरी कैपेसिटी पे हम काम कर पाए, यानी कि हम कंट्रीब्यूट कर पाए सोशली, जहां पे हम दूसरों की मदद कर सकें। तो इस तरीके से हम सभी को जरूरत है और इसी वजह से हम लोग इस पे टाइम दे रहे हैं और इतनी सारी बात कर रहे हैं। तो अब अगला प्रश्न ये आता है मन में कि किसे जरूरत है, और कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि मुझे या मेरे जो आसपास के लोग हैं या किसी को भी जरूरत है, कि अगर मैं टीचर हूं तो मेरे स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत है, अगर मैं पेरेंट हूं तो मेरे किड्स को, मेरे बच्चों को इसकी जरूरत है, अगर मैं डॉटर हूं और मुझे कैसे पता चले कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं या जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको भी तो कहीं जरूरत नहीं है, तो ये कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? तो अगर मोटे तौर पे हम लोग देखें, इसका पता लगाना बहुत ही आसान है, और इसके लिए किसी भी एक्सपर्ट हेल्प की, इस तरीके की चीजों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हम आपको ही बता रहे हैं। बस हमें ध्यान ये देना है कि उन किसी भी पर्सन के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। जैसे कि वो बदलाव जो है वो थिंकिंग में भी हो सकता है, उनके सोचने के तरीके में हो सकता है, जैसे कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना, अपनी आलोचना करना या फिर दूसरों की आलोचना करना, हर चीज में मीन मेख निकालना, नुक्ताचीनी करना, नेगेटिव सोच रखना, नकारात्मक सोच रखना,
ओवर थिंकिंग करना जरूरत से ज्यादा, कि अगर मतलब मान लीजिए कि कल या परसों आपको कहीं ट्रैवल करना है, तो जिस दिन से प्लान बना उस दिन से आप परेशान हैं और उस दिन से आपको बिल्कुल पैनिक की चीजें हो रही हैं। मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, आपको याद नहीं हो रही, आप स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा, अभी टीचर क्या पढ़ा के गए और क्या चीजें हुई एकदम से बिल्कुल याद नहीं आ रहा है आपको। फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में दिक्कत का होना, या अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, तो अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस में सडन चेंजेस आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस जो है वो अगर नीचे चली गई है, गिरावट आ गई है उसमें, तो भी ये एक इंडिकेटर हो सकता है, एक वार्निंग साइन हो सकता है कि जहाँ पे हमारे दिमाग की बत्ती जल रही है। उसी तरीके से महसूस करने की जो क्षमता है, हमारा जो इफेक्ट, जो इमोशनल सिस्टम है, हमारा जो भावनात्मक स्तर है, उसमें अगर कहीं कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव अगर हो रहा है, तो वो भी एक साइन एंड सिम्टम हो सकता है कि जहाँ पे हमें ये सेंसिटिव होना चाहिए कि मदद की जरूरत हो सकती है। जैसे कि बहुत दुखी रहना, बहुत ज्यादा चिंता करना, बहुत जो है वो अनहैप्पी रहना, समाज, देश, दुनिया, सोसाइटी में कुछ भी हो रही है लेकिन हम उससे परेशान नहीं है, हमारे अंदर अपैथी की स्थिति आ गई है, बहुत ज्यादा क्रोध करना, चिड़चिड़ापन होना, डरा हुआ होना, घबराहट की स्थिति होना, इस तरीके की चीजें जो है हम लोग अपने इमोशनल सिस्टम में या जो हमारे आसपास के लोग हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं। एक और चीज जो बहुत आसान है देखना और समझना और पहचानना भी, वो ये है कि व्यवहार में अचानक से कोई परिवर्तन जो है वो बड़ा परिवर्तन आपको दिखने लगेगा। जैसे पहले लोग घुल मिल के रहते थे और अभी किसी इंसान ने अचानक से अकेला रहना शुरू कर दिया है। वो अपने आसपास की चीजों में या जिन चीजों में भी उसकी रुचि थी, टीवी देखने में, पेंटिंग करने में, कुकिंग करने में, घरेलू जिम्मेदारियां निभाने में, उसमें बहुत गिरावट आ गई है। अचानक से बहुत रोना शुरू कर दिया है उन्होंने, या फिर जो सोशल स्किल्स हैं, जो सामाजिक जो औपचारिकताएं हम करते हैं, उन औपचारिकताओं में भी अगर गिरावट आ गई है, तो हम कहेंगे कि हाँ मतलब कुछ तो है, कोई बात है, ऐसी है। ऐसे लोगों में आप देखेंगे कि उनकी हैबिट में अचानक से बहुत मार्क्ड चेंज होता है। अम, ऐसा भी हो सकता है कि अपनी उम्र से कम या अपनी उम्र से बहुत ज्यादा जो है मैच्योर, अंडर मैच्योरिटी या ओवर मैच्योरिटी भी शो करना जो है, ये चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा आप अगर देखें, क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो ऐसा भी पाएंगे कि ऐसे इंडिविजुअल में फिजिकल चेंजेस भी कुछ हो सकते हैं, जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड पेन, ऐसा दर्द जिसकी कोई वजह नहीं पता। जैसे पेट में मुझे अक्सर दर्द रह रहा है लेकिन मुझे कारण नहीं पता, खाना भी ठीक खाया मैंने, सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे पेट में दर्द बना रहता है, मेरा पेट हमेशा खराब रहता है। शरीर में दर्द है, चेकअप कराया, सब कुछ सही निकल रहा है, लेकिन उसकी वजह नहीं पता चल रही, लेकिन दर्द बना हुआ है। सर में हमेशा दर्द रहना, नींद और भूख में अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाना, जैसे भूख का एकदम कम हो जाना, एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाना, नींद का एकदम कम हो जाना और बहुत ज्यादा सोने की शुरुआत हो जाना, इस तरीके की चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। थकावट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वो एक इंडिकेटर हम लोग मानते हैं इसको। बहुत कम या बहुत ज्यादा ओवर एनर्जी में भी होना, दोनों ही तरीके की चीजें। और ये जो है वो एक सिचुएशन तक सीमित नहीं रहेंगी कि सिर्फ जैसे कि अभी हम स्पोर्ट्स के ग्राउंड में गए और हमने बहुत एनर्जी दिखाई, ये इंडिकेटर नहीं है। हमेशा अगर सुबह से शाम तक अगर मैं बहुत हाई एनर्जी में रहूं और लगातार कई दिनों तक भी रहूं, तो ये बात बनती है। और दूसरा, जो हमारी सोशियो ऑक्यूपेशनल जो सिस्टम है, कि हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो व्यावसायिक जिम्मेदारियां हैं, अगर उसमें गिरावट आ रही है और उसमें जो चेंजेस हैं वो निश्चय तौर पे अनडिजायरेबल चेंजेस हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो है ये परिवर्तन जो है वांछनीय नहीं है और मदद की जरूरत है। बच्चों की अगर हम लोग बात करें, तो बच्चों में आपने अक्सर देखा भी होगा, और ये हमारे पेरेंट्स और बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि नाखून नहीं चबाओ, बालों को ऐसे ऐसे नहीं करके घुमाओ, या जो बच्चे बेड वेटिंग यानी बिस्तर पे जो एक उम्र के बाद भी जो बिस्तर गीला करने की समस्या बनी रहती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि उसे हेल्प की, उसे मदद की जरूरत है। तो अभी थोड़ा हम लोग बात करते हैं, अभी पहचान गए हम लोग कि व्यवहार में, थिंकिंग में, फीलिंग, इमोशनल सिस्टम में और इन सारी चीजों में अगर क्या क्या चेंजेस हैं, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे और उन्हीं व्यक्तियों को मदद पहुंचाने की हमें जरूरत होगी, उन व्यक्तियों को खुद भी मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो इसमें रुकावट पैदा करती हैं। तो अगर इम्पोर्टेंट बैरियर्स की बात करें, तो सबसे बड़ा जो बैरियर है वो है एटीट्यूड का बैरियर। और वो एटीट्यूड, उसको हम लोग मिथ या मिसकॉन्सेप्शंस कह सकते हैं, जो कि मेंटल हेल्थ के इर्द गिर्द है। तो मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ कुछ मिथ्स के बारे में आपको बोल रही हूँ, जो हम लोग अपने आसपास सुनते रहते हैं कि मानसिक समस्या जो है वो जिनकी कम बुद्धि रहती है उनको होती है,
या फिर ये अनयूजुअल है, बहुत कम पाया जाता है, या फिर ये सिर्फ कपोल कल्पनाएं हैं, सिर्फ सोचने की वजह से हो गया है किसी को, या कमजोर लोगों को होता है, मजबूत लोगों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होती हैं, या मानसिक स्वास्थ्य समस्या जिसको भी है वो तो लोग पागल हैं, क्रेजी हैं, या फिर इसकी दवाइयां जो है उससे आदत हो जाती है, ड्राउजी महसूस होता है, डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। या फिर अगर हम लोग बात करें कि आपको आसपास अगर अच्छा सपोर्ट सिस्टम है तो आप इन प्रॉब्लम्स को अपने आप टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत नहीं है। और बहुत बार ये भी हमें सुनने को मिलता है कि जो दवाइयां नहीं देते हैं, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोग जो सिर्फ एडवाइस करते हैं, सिर्फ काउंसलिंग, जस्ट काउंसलिंग, तो ये मदद जो है इन एनी वे हमारे समाज में, हमारे घर में, फैमिली में हमें मिल जाती है। तो अब इसमें तो मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है कि हम काउंसलिंग के लिए जाएंगे। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन और हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है ऑटोमेटिकली जो है उसकी देखभाल हो सकती है। और अगर हम मदद लेते हैं तो सीकिंग कंसल्टेशन जो है वो एक कमजोरी का लक्षण है। इस तरीके के जो मिथ हैं, कुछ कॉमन मिथ हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो मिथ जो है वो देखने को लोगों में मिलती है और लोग अक्सर बात करते हैं। और बेसिकली इन्हीं मिथ की वजह से लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। थोड़ा समय होता तो मैं बताती कि हर मिथ के पीछे की चीजें क्या हैं, थोड़ा, लेकिन अब आगे मूव करते हैं। मुझे लगता है कि काफी सारे लोग जो है साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं और इन सारी चीजों को बखूबी समझते हैं। तो अब मोटे तौर पे अगर हम लोग बांट लें कि मिथ, चलो एटीट्यूड की बात हो गई, तो वो पर्सनल बैरियर्स हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, हमें पता ही नहीं होता है, हम अपनी समस्याओं को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। जैसे जो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए वो हमें पता नहीं है और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें पता भी है तो हम उन्हें अप्रेजल उसकी नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मुझे अपने में ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, या मैं ये नहीं कह पा रही हूँ कि हाँ ये सारी बातें जो अभी बोली गई हैं ये तो मेरे अंदर है और अब मैं चलूँ मदद लूँ, ये नहीं हो पाता है। और इसमें जो हमारा हेल्थ बिलीफ है, पूरे स्वास्थ्य को हम किस तरीके से कंसेप्चुलाइज करते हैं, समझते हैं, उसकी भी बड़ी भूमिका है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हेल्थ 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 से हम लोग अपने शारीरिक हेल्थ को सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ शरीर अगर ठीक तरीके से आपका है और चल रहा है, उसमें कोई बीमारी नहीं है तो बस सब कुछ ठीक है। तो अगर WHO की डेफिनेशन को भी हम लोग देखें तो उसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और स्पिरिचुअल स्वास्थ्य को भी जोड़ा गया है। और सिर्फ डिजीज का या किसी बीमारी का ना होना जो है वो हेल्थ की गारंटी नहीं करता है। तो ये चीजें हैं। बहुत बार लोगों को ये लगता है सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल कि नहीं, ये चीजें हम अपने आप से ठीक कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर एंजाइटी है या डिप्रेशन है तो मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। तो ये जो सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल रहता है, और जितने ज्यादा हम अथॉरिटेटिव रहेंगे, ईगो ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे, उतना मुश्किल होगा हमारे लिए ये करना। तो इसके साथ जो है स्टिग्मा और जो ये शेम, गिल्ट, एम्बैरेसमेंट और ये डर रहता है कि मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जैसा कि सर ने भी शुरू में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे। हो सकता है लोगों को पता चल जाए तो मेरी शादी ना हो, या फिर मुझे, अगर मैं प्राइवेट जॉब में हूँ या किसी जॉब में हूँ तो वर्क प्लेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है। या फिर हो सकता है कि अगर अगर किसी को पता चल जाए कि निधि मैम जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्हें डिप्रेशन हो गया है तो इनके पास कोई ट्रीटमेंट कराने जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अपनी ही देखभाल नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंसी, जिसमें कि हम अपनी बातें दूसरों से साझा करने से डरते हैं। जैसे मुझे अगर एंजाइटी हो रही, लेकिन मैं हो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं कि हाँ मुझे जो है वो है ये चीज है। या मैं कैसे कह दूं कि एक्चुअल में सुबह वाली बात जो है मुझे तुम्हारी बुरी लगी और इसकी वजह से मैं बहुत हर्ट हूँ और मैं बहुत तब से रो रही हूँ। तो ये सेल्फ डिस्क्लोजर जिसको हम टेक्निकली कहते हैं, और क्लियर कम्युनिकेशन का ना हो पाना, अपनी बातों को ठीक तरीके से ना बता पाना। और लोग कहते हैं कि एजुकेशन का कोई रोल नहीं है, मैं यहीं पे कहती हूँ कि एजुकेशन का रोल है, कम्युनिकेशन के लिए रोल है। क्लियर कट कम्युनिकेट कर पाए, हम अपने एहसासों को, अनुभूतियों को शब्द दे पाए, शब्दों का जामा पहना पाए, इसलिए भी जरूरत है कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं बता तो पाऊँ डॉक्टर को कि डॉक्टर एग्जैक्टली इस तरीके का दर्द हो रहा है और यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा कि हमें ये लगता है कि जरूरत अभी नहीं है, कुछ दिन हम अपने से इसको ट्राई कर लेते हैं, फिर हम मदद के लिए जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें जो है वो रुकावट डालती हैं। और जो ये स्टिग्मा की जिसकी मैंने बात की कि हमें ये लगता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, वो हमारे खुद के लेवल पे यानी पर्सनल लेवल पे भी होता है कि मुझे डिप्रेशन है लेकिन मैं डिप्रेशन के बारे में एक्चुअली क्या सोचती हूँ, और उसके बाद फिर परसीव्ड
जो स्टिग्मा है वो कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो एक तो हमारा अपना बैरियर, और दूसरा जो हम सोचते हैं दूसरों के बारे में कि दूसरे इसको कैसे लेंगे। तो एक तो आपने पूरी दुनिया का बोझ अपने ऊपर उठा रखा कि सब क्या सोचेंगे, और ये बोझ तो है ही कि मैं खुद अपने बारे में क्या सोचती हूँ। तो ये सारी चीजें मिलके जो है वो एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिसको कि अगर एक शब्द में कहा जाए तो हम ये कहेंगे एटीट्यूडनल बैरियर, जिसकी मैं बात कर रही थी। और जिन लोगों में न्यूरोटिसिज्म जैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, उनके लिए ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है इस बैरियर को तोड़ पाना और मदद के लिए पहुंच पाना। और अगर सोशियो कल्चरल बैरियर्स की बात करूं तो सपोर्ट सिस्टम, अगर फैमिली मेंबर्स जो है साइकोलॉजिकली माइंडेड नहीं है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, और फैमिली जो है वो फंक्शनल फैमिली नहीं है, हर फैमिली के साथ होना जो है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं होता है। डिसफंक्शनल फैमिलीज भी होती हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज भी होते हैं। तो हर फैमिली में लोग अपनी बातें सही तरीके से साझा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स क्रिटिकल होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स क्रिटिकल होते हैं कि अरे खबरदार, मन वन कुछ नहीं होता, चुपचाप मन यहीं पे लगाओ और यहीं पे बैठ के पढ़ो और ये सारी चीजें करो, तुम्हारे मन का फितूर है। तो जो ये पूरा जो सोशियो कल्चरल बैरियर है, जिसमें कि हम सपोर्ट सिस्टम और फैमिली मेंबर्स उनके एटीट्यूड और सोसाइटी और कल्चर किस तरीके से लेता है, और किसी कल्चर में क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं। जैसे हमारे कल्चर में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बड़ों बुजुर्गों से मदद लो, टीचर्स को जैसे गुरु को हम लोग बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं कि उनके पास जाओ, उनसे सलाह मशवरा करो, और उसके बाद जो है हम तब फॉर्मल हेल्प पे पहुंच पाते हैं। और इसमें कुछ बुराई नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके के चैनल्स हैं। और वेस्ट से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वेस्ट इसमें बहुत लैक करता है, वहां पे बहुत इन चीजों की कमी है। लेकिन अब ये चीजें सही तरीके से हो, इसके लिए जरूरी है कि हम पेरेंटिंग सिखाएं, सोसाइटी में लोगों को नर्चर करना कैसे करते हैं ये हम लोग सिखा पाए। तो और इसके साथ अगर आप किसी खास ग्रुप से, हाई रिस्क ग्रुप से अगर आप बिलोंग करते हैं, जैसे आप बुजुर्ग हैं, एल्डरली हैं, अगर आप एडोलसेंट हैं, अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, या फिर आप अगर जेल या करेक्शनल फैसिलिटीज जैसी जगहों पे आप जुवेनाइल होम्स में हैं, तो इन सभी के लिए जो है ये बैरियर्स जो हैं बहुत डिफरेंट किस्म के हो जाते हैं। कि एक उनका बैरियर और Nidhi दूसरा ma'am, जो sorry है to interrupt you. We are left with last 5 minutes. Kindly, 5 मिनट। yeah, ओके, we need to ओके फाइन। yeah. तब या और इसके अलावा अगर हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स की बात करें तो फीमेल ज्यादा अप्रोच करती हैं हेल्प को, और एडोलसेंट जो है वो इनफॉर्मल हेल्प की तरफ ज्यादा जाते हैं। अडल्ट्स जो हैं वो फॉर्मल हेल्प यानी कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, सर ने बताया कि सभी के नाम भी बताए, तो इनको अप्रोच करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। अगर हम इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स की बात करें तो हेल्थ सिस्टम आपके यहाँ है कि नहीं, मेंटल हेल्थ सिस्टम है कि नहीं, डॉक्टर्स और उनका एटीट्यूड क्या है, प्राइमरी केयर में जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं, जैसे कि फिजिशियन जिसके पास हम पहली बार जाते हैं, वो साइकियाट्रिक और इमोशनल चीजों से उसका कितना रास्ता है, और वो कितना आइडेंटिफाई करके आपको रेफर कर पा रहा है। यहाँ पे भी इंडिया का जो सिस्टम है ये थोड़ा लैक करता है, और इसी वजह से जो है डीएमएचपी और एनएमएचपी प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर सदर अस्पताल जो है वहाँ पे जो है एक जो साइकियाट्रिस्ट बैठेगा ही बैठेगा, इसको मस्ट किया गया। तो एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, कि हम एक्सेस कर सकते हैं, अवेलेबल हमारे घर के पास अस्पताल है, डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हम कितना जो है वो अवेलेबल है हमारे लिए। भाई अस्पताल तो बहुत बड़ा है बट डॉक्टर बैठते नहीं है, कितने अवेलेबल है और कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। कि भाई बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़ी फीस है, तो भाई हम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों फैक्टर जो है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में आते हैं। और जो बिहेवियर ऑफ प्रोफेशनल्स है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी की वजह से जो है हमारा एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, और ये अगली बार जब हम हेल्प लेने जाते हैं तो ये एक्सपीरियंस जो है बहुत बड़ा बैरियर या फैसिलिटेटर दोनों की तरह काम कर सकता है। और अगर फैसिलिटेटर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति आपकी समझ कितनी है, पेरेंटल सपोर्ट कितना है, सोसाइटी जो है वहाँ पे कितना सोशल सपोर्ट आपको मिला हुआ है। तो ये भूमिका जो है वो रहती है इन सभी लोगों की। लास्ट में 3 मिनट्स है, मैं ये चाहूंगी कि जिन लोगों को भी कुछ समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में आज यहाँ बात नहीं कर पाए, आई फील वेरी सॉरी फॉर इट, बट बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिसके मैं खुद भी एक मेंबर हूँ, बहुत सारे स्टेट ने भी अपने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस लेवल पे भी हेल्पलाइन चल रहे हैं। मैं देख रही थी कि मगध यूनिवर्सिटी में भी जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है, बहुत बधाई के पात्र हैं। तो जरूर संपर्क करें अपनी समस्याओं के लिए। इसके अलावा जो बहुत सारे एनजीओज हैं, टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो है, वहाँ पे आई कॉल, सुमैत्री, आसरा, रोशनी, स्नेहा फाउंडेशन, ये सब बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अगर आपको हेल्प लेना है तो आप जो है ई साई क्लिनिक, योर दोस्त, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, यानी जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप अभी हमारे से बातचीत कर रहे हैं
इस लॉकडाउन में उसी का इस्तेमाल करके आप इन तक भी पहुंच सकते हैं। तो हेल्प इज जस्ट अ कॉल अवे, हम अगर कहें तो। लास्ट में 2 मिनट है, मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले अगर आप कोई भी हैं तो आप सबसे पहले तो ये समझें कि इन सारी चीजों को थोड़ा अवेयर रखें कि इतने सारे बैरियर्स को क्रॉस करके अगर आपके पास कोई हेल्प मांगने आ रहा है तो जरूर दें, जितना दे सकते हैं उतना ही दें, या फिर सही जगह प्रोवाइड करें। मैंने आपको बताया कि हो सकता है आप इमोशनल दे पाए, हो सकता है आप इंफॉर्मेशनल दे पाए, हो सकता है आप इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट दे पाए, जो भी जितना भी है बहुत है, लेस इज मोर एक्चुअली। और अगर टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, तो अथॉरिटेरियन अपने एटीट्यूड को थोड़ा कम करें, स्ट्रॉन्ग रैपो बिल्ड करें, ओपन कम्युनिकेशन करें, सिंसियरली कंसर्न करें, जजमेंटल ना बने, और सेफ होम और कॉलेज और वर्क प्लेस इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे लोग खुल के अपनी बातें कह सकें, डरे नहीं, झिझके नहीं, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रस्ट के इश्यूज नहीं हो। और कभी भी मदद कोई अगर आपसे मांगने आता है तो उसकी फीलिंग्स को खारिज ना करें, बिल्कुल भी इनवैलिडेट ना करें। और इन सब के बावजूद नहीं हो पाता है तो प्रोफेशनल फॉर्मल हेल्प जरूर लें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिले, साइकियाट्रिस्ट से मिले, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स से मिले, और बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, और अपनी बातों को साझा करें, अपनी समस्याओं को, जो समस्याएं दूर हो सकती हैं उनको पालने का, उनको लेके बैठने का, निधि मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं अपनी बात यही खत्म करती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। हम रस्तोगी सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। हमारी निधि मैम हमारे लिए इतनी समय निकाली, उनके पास जी, आभार भी मैं करूं और धन्यवाद भी मैं करूं, है ना? जी 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 सर। किशोर सर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप ही पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई बात नहीं है। आज के इस व्याख्यान में मैं विशेष रूप से मगध महिला कॉलेज पटना में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉक्टर मिस निधि सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने थैंक यू सर आज अपने व्याख्यान के द्वारा लोगों को मदद ढूंढने और क्या क्या बाधाएं आती हैं जीवन में, इसके बारे में बच्चों को एक व्याख्यान के द्वारा बातें बताई। मैं पुनः अपने महाविद्यालय और मनोविज्ञान विभाग की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू।